बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 4.8 यानी कि इस चैप्टर नंबर 4 का आखिरी प्रॉब्लम हम करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को शुरू करने से, इस प्रॉब्लम को शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूं। स्टूडेंट्स, आपने 7 प्रॉब्लम मेरे देखे, वीडियोस देखी होंगी उम्मीद है, और अगर नहीं देखी होंगी तो मैं ये भी बता दूं कि इस वीडियो के लिंक में और हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये सारी प्रॉब्लम्स के लिंक मौजूद हैं। आप पूरे चैप्टर के प्रॉब्लम्स देख सकते हैं, वरना आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे भी आपको सारे प्रॉब्लम मिल जाएंगे इस चैप्टर के नाम से। स्टूडेंट्स, एक चीज और वो आपको मैं बताता चलूं कि हर वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं स्टार्ट करता हूं YH लर्निंग से की तरफ से खुश आमदीद। आपने सोचा होगा कि लोगो 2 लगाए हुए हैं, YH लर्निंग और टीचिंग उस्ताद, लेकिन वेलकम सिर्फ एक ही लोगों की तरफ से किया जाता है, YH लर्निंग। तो फिर ये टीचिंग उस्ताद क्या है? स्टूडेंट्स, ये आपको मैं क्लियर करता चलूं कि ये टीचिंग उस्ताद, इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है कि ये वो ब्लॉग है जहां पर आपको इस चैप्टर के पूरे प्रॉब्लम सॉल्व मिलेंगे और आपको फिजिक्स के मुख्तलिफ नोट्स भी वहां पे मिल जाएंगे। आप वहां पे विजिट कीजिएगा, मैं लिंक यहां पे दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और जाने के बाद उस लिंक को विजिट करें। इस प्रॉब्लम्स की लिंक भी अलग से दूंगा जिसमें चैप्टर नंबर 4 के सारे प्रॉब्लम सीक्वेंस वाइज सॉल्व हैं। आप वहां पे जाके उनकी पिक्चर लेकर या सेव कर अपने पास रख लें, और बहुत इसी तरह के प्रॉब्लम साफ सुथरे बने हुए हैं। इसके अलावा अगर आप चैप्टर बुक के मजीद कुछ नोट्स, मजीद प्रॉब्लम्स अगर वहां से आप हासिल करना चाहते हैं तो वो वहां से आप ले सकते हैं, बल्कि आप उस उस्ताद से, टीचिंग उस्ताद से आप लिंक में रहें। इंशाल्लाह उसके साथ साथ वक्तन पर वक्तन वो चीज़ अपलोड होती जा रही है, और वो सारी की सारी आपके कोर्स की चीज़ें हैं, आपके काम की चीज़ें हैं। क्लास फर्स्ट ईयर, क्लास इंटर, क्लास 9th, क्लास मैट्रिक, चारों क्लासेस की फिजिक्स के नोट्स उसके ऊपर अपलोड हो रहे हैं। सो लिंक में रहें और टीचिंग उस्ताद को भी लाइक करते रहें, टीचिंग उस्ताद को भी विजिट करते रहें। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त स्टफ और बहुत ज़बरदस्त मटेरियल आपको वहाँ पे मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, बहुत सारी बातें हो गई, प्रॉब्लम रह गया। आइए चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 4.8, चैप्टर नंबर 4 का आखिरी प्रॉब्लम। उसके बाद हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 के प्रॉब्लम्स को। अल्लाह हाफिज, और फिर हम चलेंगे जरा आगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 के प्रॉब्लम पर अगर आते हैं तो आ जाए स्क्रीन पर। स्क्रीन पर अगर आते हैं तो देखें हमारे पास ये कहता है कि प्रॉब्लम नंबर 4.8, अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ द मास 4 kg, यानी कि एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, उसका मास है 4 kg और रेस्ट कर रहा है वो कहां पर? एक मेटल सरफेस के ऊपर। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स इज 0.2। व्हाट इज द फोर्स पैरेलल टू द सरफेस इज नीडेड टू मूव द ब्लॉक? कितनी फोर्स लगेगी उसको चलाने के लिए? स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि आपको प्रॉब्लम समझने में मुश्किल आ रही होगी, तो हम पहले फिगर को देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये देखते हैं आप फिगर, आप मेरे कर्सर को देखें कि कर्सर के साथ जो फिगर बनी हुई है इसके ऊपर देखें कि ये कहता है कि एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसका मास है 4 kg। यानी अगर हम ये ब्लू ब्लॉक को मानते हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर है, शक्ल भी रेक्टेंगुलर ही बनी हुई है, और हम ब्लू ब्लॉक को कहते हैं कि ये एक मेटल का ब्लॉक है, ठीक है, और एक मेटल सरफेस के ऊपर ये पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसका मास कितना है? 4 kg है। अब ये आगे ये कहता है कि द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2। यहां पे ये जो साइन है छोटी सी, आपको यू की तरह नजर आ रही है, मगर यू नहीं है, इसको न्यू कहते हैं, और ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का साइन है जिसकी वैल्यू हमारे पास आपके प्रॉब्लम में भी दी हुई है। वो कितनी है? 0.2। तो ये 0.2 हमने यहां पे हमने मेंशन कर दी है। अब स्टूडेंट्स, ये कहता है कि व्हाट इज द पैरेलल फोर्स पैरेलल टू द सरफेस इज नीडेड टू मूव द ब्लॉक, यानी कि कितनी फोर्स लगाई जाए ताकि इसको ब्लॉक को मूव कराने में काम आए। तो स्टूडेंट्स, अब क्या किया जाए?
अब ये क्या कहता है, इसको हम अच्छी तरह देखते हैं। स्टूडेंट्स अगर इसको हम अच्छी तरह पढ़ते हैं तो इसके अंदर एक चीज बड़ी कॉमन है कि हमसे ये कहता है कि आप हमें ये बताएं कि फोर्स कितनी है लगाई जाएगी। तो स्टूडेंट डेटा बनाते हैं, डेटा में के बाद भी बहुत सारे सवाल आपके जहन में आएंगे, हम उसको भी क्लियर करते हैं, लेकिन पहले डेटा बनाते हैं। स्टूडेंट्स मास कितना है 4 kg। थोड़ा और आगे चलें, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितनी मिली हुई है 0.2 और फोर्स हमने फाइंड करनी है, और ये आपके पास फोर्स का ऑप्शन भी पैरेलल फोर्स का कि कितनी आप फोर्स फाइंड मिलेगी आपको। तो स्टूडेंट्स चलते हैं आगे। अब आपको सबसे मेन चीज क्या है, आपके पास ये फॉर्मूला है F इज टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय द R। समझ नहीं आया होगा कि ये क्या लिखा हुआ है। अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आपके पास ये R क्या है, फिर हम आते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये कहते हैं कि R क्या है। स्टूडेंट्स R कहते हैं नॉर्मल फोर्स को। अब नॉर्मल फोर्स क्या होती है स्टूडेंट्स? नॉर्मल फोर्स होती है कि आपकी कोई भी बॉडी किसी सरफेस के ऊपर अगर रेस्ट पोजीशन पर है, यानी वो पड़ी हुई है, रेस्ट पर है, यानी कि हम कहते हैं कि ये बुक टेबल पे पड़ी हुई है, ठीक है, ये आप मोबाइल टेबल पर पड़ा हुआ है। तो अब उसका क्या मतलब है कि वो अगर बुक उस टेबल के ऊपर पड़ी है तो इसका मतलब वो बुक अपनी फोर्स अप्लाई कर रही है किसके ऊपर, टेबल के ऊपर, जिस फोर्स का नाम है वेट। और आपको पता है कि कोई भी चीज में जो फोर्स अप्लाई करती है वो कितनी होती है, वेट की जितनी, क्योंकि वेट एक्चुअली फोर्स है। दूसरी चीज, अब वो जो सरफेस है जिसके ऊपर वो बुक पड़ी है, वो सरफेस भी आपको फोर्स अप्लाई करता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि आपने न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ा था कि आपकी हर एक्शन फोर्स के बदले में एक रिएक्शन फोर्स होगी, यानी कि एक उतनी ही दूसरी फोर्स लगेगी मगर उसकी डायरेक्शन पहले वाली फोर्स के अपोजिट होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बुक टेबल पे पड़ी है तो उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी इस फोर्स की, और उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी जो कि सरफेस की वजह से लगेगी या टेबल सरफेस की वजह से लगेगी, वो उसके अपोजिट होगी, जिसकी वजह से बुक नॉर्मल कंडीशन में रहती है। तो इस वजह से उस फोर्स को नॉर्मल कहते हैं। इसमें जरा स्क्रीन पर हम देखें तो ये जो ब्लॉक आपके पास पड़ा है, ये देख सकते हैं कि ये जो ब्लू ब्लॉक है ये अपना एक फोर्स डाउनवर्ड लगाता है जो कि हमने लिखा हुआ है mg, लेकिन ये जो मेटल सरफेस है ये अपनी फोर्स अपवर्ड लगा रहा है और उसको हमने लिखा है n, यानी नॉर्मल फोर्स के साथ। तो अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि सर आपने फिगर में n लिख दिया है और क्वेश्चन में यानी फॉर्मूला में आपने r लिखा हुआ है, ये क्या माजरा है? ये कोई माजरा नहीं है, आप n के साथ भी लिख सकते हो, आप r के साथ भी लिख सकते हो। आपकी जो बुक है जिसको हम अभी फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर R लिखा हुआ है, तो मैंने भी R लिख दिया। अगर आप N लिख दोगे तो कोई गलत नहीं है, आप इसको ऐसा नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। अब सवाल यह पैदा होता है कि हमने फाइंड करना है F, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मेरे कर्सर को देखें, वो दिया हुआ है, लेकिन फिर वही वाली बात आ गई कि नॉर्मल फोर्स है कितनी हमें तो नहीं पता, ठीक है, R कहां से लेकर आए। तो जरा आगे चलते हैं, अभी आपको समझ आ जाएगा। अब आपको समझे कि हमने R को बराबर रखा है वेट के। क्यों भाई? इसलिए बराबर रखा है कि क्योंकि हमें पता है कि फोर्स, नॉर्मल फोर्स उतनी ही लगेगी जितना बॉडी का वेट होगा। तो इसलिए R और W मैग्नीट्यूड के हिसाब से, डायरेक्शन के हिसाब से नहीं है, मैग्नीट्यूड के हिसाब से दोनों बराबर है, इसलिए हमने उसे क्या कर दिया, mg लिख दिया, ठीक है जी। तो अब जो इक्वेशन हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो चेंज होके कुछ ऐसे बनेगी, F इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय W, यानी कि R की जगह अब हमने वेट लगा दिया है, ठीक है जी। सो अब जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी कि W की जगह अगर हम mg पुट करते हैं तो हमारे पास जो mg की वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह आएगी। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी गिवन है, डेटा में देखते रहें, मास की वैल्यू भी गिवन है,
और जी की वैल्यू आपकी यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि अब वो फिक्स है। जब तक हम सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर घूम रहे हैं तब तक जी की वैल्यू 9.8 या 10 राउंड ऑफ करके वो फिक्स है, अब वो चेंज नहीं होनी। सो आपने ये पक्का करना है, अगर ये डेटा में नहीं लिखा हो तो गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 या फिर 10 ही रहेगा। चलें जी, अब हम वैल्यू पुट करें। तो अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसी कहानी आ गई। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू यहां देख सकते हैं 0.2 है, मास की वैल्यू 4 है और जी की वैल्यू आपके पास 10 है, अभी मैंने बताया। 4 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 40 आ जाएगा, ठीक है जी। और आपका जब दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो फोर्स आपके पास 8 न्यूटन मिलेगी। सो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ और मुझे नहीं लगता कि इतना मुश्किल प्रॉब्लम था। समझना थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन करना मुश्किल नहीं था। बहुत छोटा सा प्रॉब्लम था और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और इस चैप्टर नंबर 4.8 की ख़त्म होने की खुशी में एक लाइक और एक सब्सक्राइब लाजमी बनता है। तो जल्दी से अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और लाइक नहीं किया तो कर दें। और अगर आपको कुछ बोलना है, कुछ लिखना है, कुछ पूछना है या कुछ समझ नहीं आया, मतलब पॉजिटिव नहीं, अगर नेगेटिव भी है तो वो भी लिख दें भाई। लिखने में नहीं डरा करें, लिख दिया करें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए प्रॉब्लम्स के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।